हेलो एवरीवन, दिस साइड सलोनी फ्रॉम संत कबीर विद्यापीठ। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिस पर आप देख रहे हैं कि ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही है, साथ ही साथ अन्य विषयों की भी क्लासेस चल रही है। तो हम अभी तक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर दिया है। अगर आपने अभी तक पूरी क्लासेस नहीं देखी है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आप पुरानी क्लासेस भी देख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ जो हमारा आज का टॉपिक है वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के सिलेबस में। आज हम पढ़ाने वाले हैं और हम पढ़ने वाले हैं साथ में फॉल्ट यानी कि भ्रंश के बारे में। हमने वलन को अपने टॉपिक में कंप्लीट किया है, साथ ही साथ अर्थक्वेक, ज्वालामुखी, ये सारी चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं। लेकिन ये जो भ्रंश का टॉपिक है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो कि शायद मैंने लेट कर दिया। मुझे इसको और पहले ही पढ़ा देना चाहिए था, लेकिन ये चीज़ छूट गई थी। खैर, अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। जब किसी क्षैतिज तनाव मूलक संचलन की तीव्रता के कारण चट्टानों का स्थानांतरण भूपटल में एक तल के सहारे होता है, यानी कि कोई एक प्लेस है, उसी प्लेस के सहारे, उसी स्थल के सहारे चट्टानों का स्थानांतरण होता है। जो हमारी भूपटल है, जो हमारी क्रस्ट है, उस पर जब भी चट्टानों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है और एक बल लगता है जो कि तनाव मूलक होता है, बहुत तनाव उत्पन्न करता है। इस वजह से जब इन बलों के कारण से जब चट्टानों का स्थानांतरण होता है तो एक फॉल्ट उत्पन्न हो जाता है, उसी को हम फॉल्ट हो जाता है। इंग्लिश में हम उसको फॉल्ट बोलते हैं और हिंदी में हम इसको भ्रंश के नाम से संबोधित करते हैं। भ्रंश के भी कई सारे टाइप्स होते हैं। सामान्य भ्रंश होता है, व्युत्क्रम भ्रंश होता है, साथ ही साथ इसकी बहुत सारी स्थलाकृतियां भी बनती हैं। भ्रंश की वजह से कुछ चीजें भी बनती हैं। तो आइए हम जानते हैं कि सामान्य भ्रंश क्या होता है। चट्टान में दरार पड़ जाने के बाद जब उसके दोनों खंड विपरीत दिशा में खिसक जाते हैं, यानी कि मान लीजिए कोई चट्टान है और उसके दोनों तरफ से विपरीत दिशा में जब उस खिंचाव उत्पन्न होता है और वो बीच में दरार उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसे में जो क्रिया होती है वो भ्रंश कहलाती है। बीच में दरार आ जाती है, इसी को हम भ्रंश के नाम से संबोधित करते हैं। मान लीजिए ये आपकी चट्टान है, मान लीजिए ये आपकी चट्टान है और इस चट्टान के दोनों तरफ से विपरीत दिशा में खिसकाव उत्पन्न हो रहा है। दोनों तरफ से खिसकाव हो रहा है। ये चट्टान आधा इधर से भी खिसक रही है और आधा इधर से भी खिसक रही है। तो ये बीच की स्थिति जो है, बीच में यहाँ पे दरार उत्पन्न हो जाता है। यही दरार जो होता है वो हम सामान्य भ्रंश की श्रेणी में आता है। इसी को हम सामान्य भ्रंश के नाम से संबोधित करते हैं। अब बात करते हैं व्युत्क्रम भ्रंश की। व्युत्क्रम भ्रंश इसी का उल्टा होता है सामान्य भ्रंश का लगभग। जब किसी चट्टान में दरार पड़ने के बाद दोनों खंड आमने सामने खिसकते हैं, यानी कि अभी तक सामान्य भ्रंश में क्या हो रहा था कि एक चट्टान है जिसके दोनों तरफ से बल लग रहे हैं और वो दोनों के विपरीत दिशा में खिसक रहे हैं, तो सामान्य भ्रंश उत्पन्न हो रहा था। लेकिन ये जो व्युत्क्रम भ्रंश है इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें ऐसा होता है कि उस चट्टान में दोनों खंड आमने सामने खिसकते हैं और इसके बाद जो भ्रंश उत्पन्न होता है उसको हम व्युत्क्रम भ्रंश के नाम से जानते हैं। व्युत्क्रम भ्रंश का निर्माण मुख्यतः क्षैतिज संचलन के द्वारा उत्पन्न संपीड़न से ही होता है। क्षैतिज संचलन यानी कि जो क्षैतिज में जो बल लग रहा है उसी को हम क्षैतिज संचलन बल के नाम से भी जानते हैं। फिर उससे जो खिंचाव उत्पन्न होता है, जो संपीड़न होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर मान लो कोई भी चीज़ है जो आमने सामने से बल लग रहा है या दूर जा रहा है या और नज़दीक आ रहा है, तो संपीड़न भी होगा और कई सारे बल लगते हैं जिसकी वजह से भ्रंश और वलन दोनों की उत्पत्ति होती है। लेकिन संपीड़न बल जब लगता है तो ये भ्रंश की उत्पत्ति कराता है, इसलिए इसको हम संपीड़नात्मक भ्रंश के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा व्युत्क्रम भ्रंश है उसको हम संपीड़नात्मक भ्रंश के नाम से जानते हैं। जो व्युत्क्रम भ्रंश में जब भी व्युत्क्रम भ्रंश में एक खंड दूसरे खंड पर स्थापित हो जाता है, मान लो जब ये चट्टान है, इस चट्टान के दोनों ओर से बल लग रहा है यानी दोनों आमने सामने खिसक रहे हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि एक चट्टान का एक हिस्सा दूसरे चट्टान के ऊपर स्थापित हो जाता है, तो इस क्रिया को उत्क्रम या छेपित भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? उत्क्रम या छेपित कहते हैं।
इस आधार पर व्युत्क्रम भ्रंश को क्षेपित भ्रंश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब दोनों आमने सामने की ओर खिसक रहे होते हैं तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, तो ये क्षेपित भ्रंश के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही एक जो तीसरा टाइप है भ्रंश का, वो नतिलंब सर्पण भ्रंश के नाम से जानते हैं। जब भ्रंश तल के सहारे चट्टान में क्षैतिज गति होती है, उसे नतिलंबी सर्पण भ्रंश कहते हैं। ये भ्रंश बहुत कम ऊंचे होते हैं। इनका निर्माण भी कभी कभी होता है, ये हमेशा नहीं होता है, अक्सर इसको नहीं देखा जाता है, कभी कभी ये देखने को मिलते हैं। और इन्हीं भ्रंशों पर कई सारे जलप्रपात भी देखने को मिलते हैं। अब अगर हम बात करें सोपानी भ्रंश की, तो आपने देखा होगा कि कोई सीढ़ी है, उस सीढ़ी के सहारे कई सारी, मतलब कोई सीढ़ी का तल है, उसके सहारे कई सारी सीढ़ियां लगी होती हैं। ठीक उसी प्रकार से कोई तल है और उसी के सहारे कई चट्टानें जब लगी रहती हैं, उनका भ्रंश हो चुका रहता है, तो ये सोपानी भ्रंश की श्रेणी में आती हैं। आप इसका एग्जाम्पल एक सीढ़ी को देख करके लगा सकते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप ऐसे चट्टानें होती हैं जब भ्रंश के माध्यम से ये उत्पन्न होता है, तो इसको ही हम सोपानी भ्रंश के नाम से जानते हैं। वैसे हमने पहले ही आपसे कहा कि भ्रंश की वजह से बहुत सारी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। भ्रंशन की क्रिया के द्वारा स्थल खंडों का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है कभी कभी, तो कुछ भाग कभी कभी नीचे धंस जाता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि भ्रंश होने की वजह से कभी नीचे धंस जाता है तो कभी ऊपर धंस जाता है। तो ये जो क्रिया होती है उसी के आधार पर अलग अलग नाम से हम इन स्थलाकृतियों को रखे हैं। भ्रंश कई प्रकार की भू आकृतियों का विकास होता है, जैसे रिफ्ट वैली हो गई, रैंप वैली हो गई, ब्लॉक माउंटेन हो गया और हॉर्स माउंटेन हो गया। ये सारी प्रमुख उसकी स्थलाकृतियां हैं। आइए जानते हैं कि भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली क्या होती है। ठीक है, अभी तक मुझे उम्मीद है कि आपको क्लासेस समझ में आ रही होंगी। आप जानते हैं कि भ्रंश की वजह से कौन कौन से स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो जो पहला है भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली, इसको इंग्लिश में कहते हैं। जब दो सामान्य अंशों के स्थानांतरित होने से उसके मध्य का चट्टान भाग नीचे की ओर धंस जाता है, तो उसे हम भ्रंश घाटी कहते हैं। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि मान लो ये कोई चट्टान है, ये कोई बहुत ही बड़ा चट्टान है, ये कोई बहुत ही बड़ा चट्टान है। ऐसा कभी कभी देखने को मिलता है, मान लो ये चट्टान ही है या फिर पर्वत ही है। इसमें ऐसा देखने को मिलता है कि जब दो सामान्य भ्रंशों के स्थानांतरित होने से उनका मध्य का चट्टानी भाग नीचे की ओर धंस जाता है। अब ये जो इसका मध्य का भाग है, ये मान लो नीचे धंस जाए, ऐसे ये नीचे धंस जाए, ये ऐसे नीचे की ओर धंस जाए। जब ये नीचे की ओर ऐसे धंस जाता है, कभी कभी ऐसे नीचे की ओर मान लो ये धंस जाए, और यहाँ पे जो वैली का निर्माण होता है उसको ही हम रिफ्ट वैली के नाम से जानते हैं। अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें तो अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी इसका एक एग्जाम्पल है, साथ ही साथ जर्मनी की राइन भ्रंश घाटी इसका एक एग्जाम्पल है। साथ ही साथ हमारे जो इंडिया में नर्मदा और ताप्ती नदी की जो घाटियां हैं, वो भी रिफ्ट वैली का ही एक एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं कि ये नर्मदा रिवर है और इसके साइड में ही राप्ती नदी भी बहती है। तो इसमें जो श्रृंखला, जो पर्वतों की श्रृंखला है, वो भ्रंश घाटी की वजह से ही निर्मित हुई है, भ्रंशों की वजह से ही निर्मित हुई है। अभी तो हमने रिफ्ट वैली के बारे में पढ़ा कि रिफ्ट वैली क्या होती है। आइए जानते हैं कि रैंप वैली क्या होती है और भ्रंशोस्त पर्वत क्या होता है। भ्रंशोस्त पर्वत को ही हम इंग्लिश में ब्लॉक माउंटेन के नाम से जानते हैं। आप अगर इंग्लिश वर्ड याद करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इंग्लिश बहुत कभी बदलता नहीं है और हिंदी के कई सारे शब्द आ जाते हैं। ये बातें मैं अपनी हर क्लासेस में कहती हूँ और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इंग्लिश के वर्ड को याद करके चलिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम में इंग्लिश का जो वर्ड आता है वो कभी चेंज नहीं होता, लेकिन हिंदी के बहुत सारे शब्द रहते हैं जिसकी वजह से अर्थ का अनर्थ भी कभी कभी बन जाता है। अगर हम रैंप वैली की बात करें तो जब दो समानांतर
भ्रंशों के दोनों ओर के भूखंड ऊपर की ओर उठ जाते हैं और मध्यवर्ती खंड यथावत रहता है, तो ऐसी घाटी को हम रैंप घाटी के नाम से जानते हैं। अभी हम पढ़ रहे थे कि बीच का भाग नीचे धंस गया था, लेकिन जो हमारी रैंप वैली है उसमें ऐसा होता है कि जो बीच का भाग होता है वो ऊपर उठ जाता है और साइड साइड के दोनों यथावत रहते हैं, उसी स्थान पर रहते हैं। मान लीजिए ये कोई पर्वत श्रृंखला है, ऐसे पर्वत श्रृंखला है, और यहाँ का जो बीच का भाग है, मान लीजिए ये कोई स्थान है और यहाँ का जो बीच का भाग है ये ऊपर उठ जाता है, ये ऊपर उठ जाता है, और ये स्थान जो है ये ऐसे के वैसे बना रहता है, ऐसे ये बना रहता है। तो ये जो इससे जो घाटी का निर्माण होता है वो रैंप घाटी कहलाती है, उसको हम रैंप घाटी के नाम से जानते हैं। और इसके एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो ब्रह्मपुत्र की जो नदी घाटी है वो इसका एक बेटर एग्जाम्पल है। अगर अगला जो भ्रंश की स्थलाकृति है वो ये है कि भ्रंशोस्त पर्वत यानी कि ब्लॉक माउंटेन जो होता है, जब दो भ्रंशों के बीच का भाग यथावत रहता है और किनारे की भाग नीचे धंस जाते हैं। क्या कह रहा है? जब दो भ्रंशों के बीच का भाग यथावत रहता है, यथावत रहता है, जब दो भ्रंशों के बीच का भाग यथावत रहता है और किनारे की भाग धंस जाते हैं, किनारे के दोनों साइड के भाग धंस जाते हैं, तो ये जो बीच का भाग है, बीच का भाग यथावत रहता है और किनारे के जो भाग है वो नीचे धंस जाते हैं। तो ये जो बीच का भाग रहता है उसी को हम भ्रंशोस्त पर्वत के नाम से जानते हैं। ये हमारे भ्रंश का एक स्थलाकृति ही है। एग्जाम्पल में हम देखें तो जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट और भारत का जो हमारा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, वो इसका एक एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं ये सतपुड़ा रेंज है और इसी साइड ताप्ती नदी बह रही है और यहाँ पे नर्मदा रिवर बह रही है। साइड के दोनों भाग धंस गए हैं और ऊपर का उठ गया है और साइड का यथावत ऐसे है। तो ये जो श्रेणी है इससे जो निर्माण हुआ है वो भ्रंशोस्त पर्वत निर्माण है, क्योंकि जो हमारा ये सतपुड़ा पर्वत है वो एक भ्रंशोस्त ब्लॉक माउंटेन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि किनारे किनारे के भाग नीचे धंस गए हैं और बीच का यथावत रह गया है। ये साइड के दोनों भाग धंस जाते हैं, जिसमें अभी नदियां बह रही हैं, नर्मदा रिवर एक साइड में बह रही है, दो साइड की क्षेत्रें नीचे धंस गई हैं और ऊपर का स्थान वो यथावत रह गया है। तो इससे जो उत्पन्न हुआ है वो ब्लॉक माउंटेन के रूप में एक स्थलाकृति बन गई है। जो हमारी चौथी स्थलाकृति है वो हॉर्स माउंटेन के नाम से जानी जाती है। जब भ्रंशों के किनारे का भाग यथावत रहे और बीच का भाग ऊपर उठ जाता है तो हॉर्स पर्वत का निर्माण होता है। दूसरे शब्दों में जब किसी ब्लॉक पर्वत के दोनों तरफ भ्रंश तल होते हैं तब उसे हॉर्स पर्वत कहते हैं। जब किसी ब्लॉक पर्वत के दोनों तरफ भ्रंश तल होते हैं तब उसे हॉर्स पर्वत के नाम से जानते हैं। इसमें ऐसा कहने का तात्पर्य ये है कि जब किनारे के भाग यथावत रहे और बीच का भाग ऊपर उठ जाता है तो उससे हम हॉर्स पर्वत का निर्माण होता है। यूरोप में अवस्थित वॉसजेस पर्वत इसी का एक एग्जाम्पल है। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो सारी स्थलाकृतियां हैं ये आपस में बहुत मिलती जुलती हैं। इनकी जो बनने की जो प्रक्रिया है वो अलग है, लेकिन आकृति की दृष्टि से ये बहुत भिन्न दिखाई, मतलब आकृति की दृष्टि से ये लगभग सेम होते हैं, एक जैसे दिखते हैं। आकृति की दृष्टि से ये लगभग समान प्रतीत होती हैं, लेकिन जो इनकी बनने की जो प्रक्रिया है वो अलग है, इसलिए हम इनको अलग भागों में विभाजित किए हैं। वरना दिखने को तो लगभग बहुत कम लोग समझ पाएंगे कि कहाँ पे हॉर्स माउंटेन है, कहाँ पे ब्लॉक माउंटेन है, ये चीजें बहुत कम लोग समझ पाएंगे। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। भ्रंश के बारे में, भ्रंश के स्थलाकृतियों के बारे में हमने आज पढ़ा, साथ ही साथ टाइप्स ऑफ फॉल्ट के बारे में हमने आज पढ़ा। और अगर आज की क्लास आपको यूजफुल लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी, तो आप इसको शेयर करिए। साथ ही साथ जो आगे आने वाली क्लासेस है उसको भी देखिए और जो पिछली क्लासेस है उसको भी लगातार देखते रहिए। और उम्मीद है कि संत कबीर विद्यापीठ का जो चैनल है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो रहा होगा, क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप पर सभी विषयों को लेकर के आ रहे हैं आप तक, जिसको आप अन्य जगहों से कॉस्टली परचेज करते, हम आपको ऐसे फ्री में आपको कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं सभी विषयों की। तो उम्मीद है ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो रहा होगा।
तब तक के लिए अभी और सारे वीडियोस को भी देखिए, और जो आपने नहीं देखे हैं वो भी आप देखिए, और अगर यूजफुल रहे तो आप उसको शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर।